हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये आपके एच टेट पीजीटी लेवल तरीका क्वेश्चन पेपर हैं। यानी ये 2 दिसंबर 2023 को यानी प्रीवियस में ही ये पेपर हुआ है। इसमें आपके हम 30 क्वेश्चन तो सीडीपी के देखेंगे, बाकी 30 क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हिंदी और इंग्लिश पूछी गई। इस प्रकार 60 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। इसमें देखेंगे सीडीपी के किस प्रकार के क्वेश्चन बने थे। 2023 में जो भी एच टेट के पेपर बने थे वो उनका पैटर्न एक ही रखा था। उन्होंने कुछ क्वेश्चनों में डिफरेंट रखा था, अच्छी लेवल के भी थे, और बाकी सब में पैटर्न समान रख दिया था उन्होंने। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आप देखते जाना। मैंने प्रीवियस का पीआरटी, टीजीटी और जो पीजीटी का क्वेश्चन पेपर हम कर ही रहे हैं ये, और देख लेना सभी क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त रहेगी। चाहे तो वो वंचित हों, चाहे अलावान्वित हों, चाहे वो किसी भी प्रकार के बच्चे हों, हम तो एक ही बात जानते हैं कि हम कहते हैं कि हम तो उन्हें समावेशी शिक्षा में रखेंगे, यानी उन्हें इंक्लूसिव एजुकेशन देंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत किशोरावस्था के संबंध में सही है। हालांकि देखा जाए इसकी जो 8 अवस्थाएं थी, सिद्धांत का नाम था मनोसामाजिक। मनोसामाजिक मतलब ये होता है कि आप ऐसे बोल सकते हैं साइको सोशियल। ये आपकी साइको सोशियल डेवलपमेंट थ्योरी है। ये आपकी एरिक्सन के द्वारा दी गई थी। एरिक्सन कौन था? ये आपके सिगमंड फ्राइड पढ़ेंगे ना, तो ये सिगमंड फ्राइड का ही शिष्य था। तो सिगमंड फ्राइड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? उन्होंने दिया था साइको एनालिटिकल थ्योरी, यानी जिसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बोलते हैं। तो वहीं से ये आया है सिद्धांत मनो, और बाकी सामाजिक इन्होंने खुद से जोड़ दिया है। तो ये मनोसामाजिक सिद्धांत बनाया था, जिसमें आपके विकास की 8 अवस्थाएं बताई थी कि बच्चे इस बगैर ये प्रॉब्लम होती है इन उम्रों में। ठीक है, तो इनमें से हमें तो केवल ये बताना था कि किशोरावस्था यानी एडोलसेंस की कौन सी विशेषता है। हालांकि इन विशेषताओं में से भी आपको लॉजिक लगाना था वो किस संदर्भ में बात कर रहा है। जैसे कि हम 5 नंबर की अवस्था है, जो ये 8 अवस्थाएं बांटी थी ना एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में, तो उसमें 5 नंबर की अवस्था आती है आइडेंटिटी वर्स है रोल कन्फ्यूजन, यानी पहचान बनाम भूमिका बनाती। ये ऐसी उम्र होती है जिसमें बच्चा खुद को नहीं पहचान पाता है और उसका समाज क्या रोल है वो भी नहीं पहचान पाता है। तो इसलिए कहते हैं आइडेंटिटी वर्स है रोल कन्फ्यूजन अवस्था। ठीक है, इसकी उम्र है 13 से लेकर 19 तक या 18 तक मानी गई है। अब इसमें ये संदर्भ आपको लगाना था कि ये बात कही किसके बारे में जा रही है। देखो, ये हालांकि ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, अहम जो पहचान एक धनात्मक मनोसामाजिक पहलू है, इसके संदर्भ में ये बात कही गई है। ठीक है, बाकी नेगेटिव होगा नहीं, तटस्थ की बात नहीं की है, और आपके ऐसा ही ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें और भी चीज़ें याद रख सकते हैं कि एरिक्सन के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था जिसमें 8 अवस्थाएं थी। एक तो पहली नंबर की याद रख सकते हैं, जैसे बनाते कहते हैं विश्वास बनाम अविश्वास, जैसे ट्रस्ट वर्सेज मिस ट्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, एक तो ये याद रख सकते हैं। एक 4 नंबर की अवस्था और होती है बाल्यावस्था से संबंधित, जैसे बोलते हैं इंडस्ट्री वर्सेज इनफेरिटी, तो इसे भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे हिंदी में कहते हैं परिश्रम बनाम हीनता वाली अवस्था। ठीक है, ये बाल्यावस्था की 7 से 11 या 12 उम्र मान सकते हैं। वो एक 5 नंबर की ये है कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, तो ये आपकी किशोर अवस्था से संबंधित है, जो एक अहम पहचान एक धनात्मक मनोसामाजिक पहलू है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके अलावा कुछ याद रखना चाहें तो और ये भी चीज़ याद रख सकते हैं, इनके द्वारा बुक लिखी गई थी। एक तो चाइल्डहुड और सोसाइटी, 2 नंबर की बुक लिखी गई थी आइडेंटिटी क्राइसिस, जो आपकी 5 नंबर की अवस्था है जिसे हम कह रहे हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, तो उसी पे आधार पर लिखी गई थी। और एक लाइफ साइकिल, ये 3 इन्होंने बुक लिखी थी। इनका सिद्धांत है वो आइडेंटिटी क्राइसिस पे ही आधारित था, यानी जिसे हम बोलते हैं पहचान भूमिका के बारे में। इसको एक और नाम से जानते हैं कि जीवन विस्तार सिद्धांत, जिसे लाइफ स्पेंथ बोलते हैं। ये बहुत है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। बाकी 8 अवस्थाएं वो तो याद रखनी होगी, जिसमें से इम्पोर्टेंट मैंने बता दी, ये 3 अवस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि एक सृजनशील बालक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए या नहीं देखी जाती है। तो देखो, अपसारी चिंतन बिल्कुल देखा जाता है। अति जिज्ञासा यानी सीखने की क्यूरियोसिटी उनमें बनी रहती है, ये भी बात सही है। उनकी उच्च कल्पनाएं होती हैं, जो सामान्य बालक होते हैं उनसे अधिक जिज्ञासा भी होगी, उनसे अधिक कल्पनाएं भी होंगी, और अपसारी यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग तो पाई जाती है। लेकिन परंपरागत विचार का मतलब ये है कि जो
पुराने चले आ रहे हैं उन्हीं पे बात करना या उन्हीं के बारे में सोचना, तो ये एक लॉजिक नहीं होगा आपके सृजनशील बालक के लिए, ठीक है, यानी उसकी ये विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 नंबर आपका नेक्स्ट है 4 नंबर, जैसा देख पा रहे होंगे। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो समाजीकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है, यानी जो नेगेटिव है वो है बताना है, ठीक है। जैसे पहला ऑप्शन है कि सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार, तो ये तो पॉजिटिव बात है। बाकी स्वीकृत सामाजिक भूमिका निभाना, ये भी पॉजिटिव है। सामाजिक अभिवृद्धि का विकास, ये भी पॉजिटिव है। 4 नंबर ऑप्शन गलत इसलिए हो जाएगा, ये कह रहा है सामाजिक पूर्वाग्रहों का विकास होना, जो आप इसे यहाँ पे प्री जूडी सेज कहा गया है, हालांकि इसके लिए शब्द यूज किया जाता है स्टीरियोटाइप। ये कह रहा है कि जो परंपरागत चीज़ चली आ रही है, पूर्वाग्रह की चीज़ चली आ रही है, वही समाज में हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें जैसे पूर्वाग्रह में से ये है कि जो फीमेल के काम होंगे तो वो महिलाएं घर पे काम करेंगी, और जो आपके मेल होंगे वो घर से बाहर का काम करेंगे, ऐसे पूर्वाग्रह की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो मैंने तो एक ही एग्जाम्पल दिया है। तो ये सामाजिक पूर्वाग्रह है, ये आपका एक सकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है, नेगेटिव डालेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि वाइगोत्स्की का जो आपका समीपत विकास क्षेत्र है, यानी जिसे आप जेडपीडी कहते हैं, यानी आप कह सकते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यही है ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सही है। यानी इसे बोलते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत है एक तरह से, ये वाइगोत्स्की से संबंधित है। ये 4 विशेषताएं दे रखी हैं, कौन सा सही है इसमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा देखो, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यानी बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है, इस प्रकार का ये कथन सही हो जाएगा। हालांकि ये जेडपीडी उससे संबंधित होता है कि बच्चा अगर कुछ चीज़ नहीं आ रही है तो पेरेंट्स, टीचर, घर परिवार में से कोई भी अगर उससे अधिक ज्ञानी है, जैसे MKO बोलते हैं, मोर नॉलेज अदर, यानी उससे अधिक ज्ञान वाला है तो निश्चित तौर से उसकी हेल्प कर देगा, तो वो उस चीज़ को सीख जाएगा, इसे ही कहते हैं जेडपीडी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी वाइगोत्स्की के बारे में हमने कल परसों क्वेश्चन पेपर किया था आपका प्राइमरी का, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, HCl पढ़ी थी, ठीक है, HCl। इसके अलावा हमने इसके जैसे प्राइवेट स्पीच क्या होती है, इन और साइलेंट स्पीच क्या होती है, इनर स्पीच क्या होती है, उन सभी बारों के बारे में हमने बात की थी। इसका तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता है तो उसका कारण जानने के लिए आपको किस प्रकार का परीक्षण करना होता है। देखो, जब आप मूल्यांकन वगैरह पढ़ते हैं ना, चाहे मूल्यांकन हो, उपलब्धि परीक्षण हो, निदानात्मक परीक्षण हो या उपचारात्मक परीक्षण हो, ठीक है, जैसे इन सभी चीज़ों को आप पढ़ेंगे ना, तो उनमें एक चीज़ निकल के आती है, आप देखना पढ़ के। अगर नहीं पढ़े तो आप निश्चित तौर से कि अगर हम किसी के कारणों को जानते हैं, बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, तो उसके लिए हम कहते हैं, जैसे बोलते हैं निदानात्मक परीक्षण, इंग्लिश में कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगर आपने ये कर लिया है, फिर इसके बाद क्या करना होगा, फिर आपको उसका उपचारात्मक परीक्षण करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। फिर आप कहेंगे ये फॉर्मेटिव भी तो दे रखा है, ये आपके मूल्यांकन का एक प्रकार होता है, ये तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाला आपको एक तरह से फीडबैक देगा कि इस प्रकार देगा कि बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। नहीं सीख रहा है तो उनके लिए बनाए गए ये निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, ये प्रोसेस में चलते रहेंगे, ठीक है। और बाकी ये योगात्मक मूल्यांकन, ये तो वर्ष के अंत में होता है, तो इसमें आपको ग्रेड देना या आपकी मार्कशीट मिलना, वो इसी के अंतर्गत आते हैं, योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत। या एनुअल एग्जाम होना, वो इसी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसका तो राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये विभिन्न परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि समावेशन केवल दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ होता है किसी भी बच्चे का बहिष्कार न हो भी, यानी न होना भी है। शिक्षा में समावेशन का अर्थ है कि किसकी, यानी ये कह रहा है शिक्षा द्वारा ये स्पष्ट किया गया है, यानी ये स्टेटमेंट है किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ये बात कही गई है NCF 2005 के, जिसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 बोलते हैं, इसमें ये बात कही गई है, ठीक है। और ये विभिन्न परीक्षा में पूछा हुआ स्टेटमेंट है, तो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, इस प्रकार के कथन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जो आपके वृद्धि और विकास से, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये कह रहा है कि वृद्धि एवं विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो जब आप वृद्धि और विकास पढ़ेंगे तो हम ये कहते हैं कि शरीर के आकार में परिवर्तन होता है, ठीक है, शरीर के अनुपात में भी परिवर्तन होता है, पुराने लक्षणों का विलोपन होगा और नए लक्षण आएंगे, यानी नवीन विशेषताओं का अधिग्रहण भी होगा। तो ये चारों ही सही हो जाएंगे।
आप कहोगे ये चारों कथन हैं। एक आपने नाम सुन रखा होगा हरलॉक, श्रीमती हरलॉक बोलते हैं। इन्होंने ये विशेषता बताई थी डेवलपमेंट की, ये चारों, इन्होंने ये एग्जाम में चार ऑप्शन डाल दिए हैं और पूछा है इनमें से कौन से प्रकार यानी वृद्धि एवं विकास से परिवर्तन से संबंधित है। ये चारों हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा। इन्होंने जो आपकी उम्र होती है बच्चों की, जैसे शैशवावस्था, फिर आपकी जो गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरा, इनको विभिन्न प्रकार की अवस्था में बांटा है। तो ये 11 प्रकार की अवस्था में बांटा है, ये भी ध्यान रखना। इन्होंने जो आपका सोशलाइजेशन है यानी समाजीकरण है, उसमें एक परिभाषा दी है, वो आगे चल के बताऊंगा। जो लास्ट क्वेश्चन होगा उसमें पूछी है, इसी के संबंधित थी श्रीमती हरलोक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं करता है, वो कथन बताइएगा। देखो ये क्वेश्चन है आपके कह सकते हैं ये प्राइमरी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो अगल टाइप से पूछा था, ठीक है। बाकी हम देख लेते हैं इसमें क्या है कि सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं है। जैसे कि अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार का छीण को यहाँ पे इम्पेयर्स कहा गया है। इसका मतलब होता है कि जो आप वो सीखने में क्या है कमज़ोर है, यानी छीण का मतलब होता है कि उसका प्रभाव नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मोटिवेशन का निश्चित तौर से सीखने में बहुत बड़ा रोल होता है, जबकि ये कह रहा है कि नहीं होता है, एक तरह से ये नेगेटिव है छीण, ठीक है। तो यही नहीं होगा। बाकी तो चाहे अभिप्रेरणा में सीखने के व्यवहार एक निश्चित दिशा प्रदान करता है, ये बात सही है। अभिप्रेरणा सीखने में सक्रियता निभाता है, ये भी बात सही है। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को बनाता है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जो नेगेटिव पॉइंट था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत नैतिकता की अवस्थाओं को उनके स्तर के सुमेलित कीजिए। जैसे एक तरफ तो नैतिक की अवस्थाएं दे रखी हैं और दूसरा स्तर। अभी जानते होंगे क्या लॉरेंस कोलबर्ग ने मॉरल थ्योरी दी थी, यानी जो नैतिक विकास सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने 3 तो लेवल बताए थे, 3 लेवल थे और 6 स्टेजें थी। उन्होंने प्रत्येक लेवल में 2 अवस्थाएं बांटी थी। उन्हीं के संबंधित ये यहाँ पे आपको विशेषताएं दे रखी हैं और ये आपके लेवल दे रखे हैं, आपको मिलान करना है। जैसे कि हम बात करें, जो हम जानते हैं वो चीज़ें कर लेते हैं कि जो सार्वभौमिक नियम है ना, वो लास्ट का 3 लेवल होते हैं ना, जैसे फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। इन प्रत्येक लेवल की 2-2 अवस्थाएं होती है, ये तो आप भी जानते होंगे। जो 5 नंबर की अवस्था और 6 नंबर की अवस्था होती है ना, वो थर्ड वाले लेवल में आती है। तो इसमें एक लास्ट वाली जो 6 नंबर की स्टेज होती है ना, उसे हम बोलते हैं सार्वभौमिक नियम, तो ये थर्ड से मिल जाएगी। और है जैसे सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार, जिसे बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये संबंधित तीसरी अवस्था से ही हो जाएगी। बाकी व्यक्तिगत विनिमय, यानी व्यक्तिगत एवं विनिमय का मतलब होता है कि ये बात कर रहा है कहीं ना कहीं आपके व्यक्तिगत विनिमय, यानी जो आप कर रहा है टिट फॉर टैट वाली अवस्था, ये पहली हो जाएगी। यानी छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा हो टिट फॉर टैट, यानी ये आपकी पहली वाली लेवल से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कि बहुत सारे टिफिन शेयर करते हैं बच्चे, तो एक दिन वो खिला देते हैं, दूसरे दिन कोई और खिला देता है, इस प्रकार की विशेषता। बाकी एक है आपका पहला नंबर अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंधों की, ये कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशन से संबंधित बात कर रहा है, ये आपके संबंधित होते हैं लेवल 2 से, जिसमें आपने देखे होंगे एग्जाम्पल ये रहते हैं कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की, तो ये आपके संबंधित होते हैं नाइस गर्ल, गुड गर्ल नाइस बॉय, इस प्रकार की अंतर संबंधित में आते हैं। तो इस प्रकार आप मिलान कर लीजिएगा, जो सही होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने देखा था, क्या देखा था, डी का हो जाएगा तीसरे नंबर का और सी का भी तीसरा। तो देखो ये केवल 4 नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। बाकी इसमें और कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना था, केवल आपको विशेषता पता ही मालूम होती थी तो लेवल आप कनेक्ट कर जाते उनसे, ऐसे कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, इसमें पूछा है कि जब वह एक अधिगम करता है किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य से अपने आप ही सीख जाता है, तो उसे क्या कहेंगे। देखो ये कह रहा है कि कोई भी कार्य कर रहे हैं बिना किसी इच्छा उद्देश्य से कर रहे हैं, फिर भी आप सीख जाते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रासंगिक सीखना, जिसे इंसिडेंटल बोलते हैं, या आप रैंडमली बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन प्राइमरी में पूछा था, वो पूछा था शायद अंश सीखना, यानी अंश से सीखना, यानी पार्ट के रूप में सीखना। तो वहाँ पे ऐसे अधिगम है वो खंडों में सीखना होता है, तो वो अंश से सीखना होगा। एक साथ पूरा सीखना है तो वो हॉल से संबंधित होगा। बाकी जो निरंतर सीखना होता है फिर वह मेस्ट, या जिसे अविराम बोलते हैं। तो ये सभी विशेषताएं मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इनसे हर
शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था। ये भी क्वेश्चन आपके प्राइमरी में पूछा था, लेकिन वहाँ पे जैविक न पूछकर उन्होंने अर्जित पूछा था। ध्यान होगा तो आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो जैविक अभिप्रेरणों के संबंध में सही नहीं है। जैसे ये सार्वभौमिक होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ये जन्मजात होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये जीवित रहने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। बाकी 4 नंबर ऑप्शन है कि ये व्यक्ति की समस्थिति से संबंधित नहीं है, तो ये गलत है, जबकि ये समस्थिति से संबंधित होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षाएं हैं जो व्यापक मूल्यांकन का आधार होती है, चाहे तो वो लिखित हो, मौखिक हो, व्यवहारिक हो या प्रायोगिक, ये सभी संबंधित होंगी। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 14वां है, वो इस प्रकार पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन है जो बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है। आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है? कि चाहे वो अशिक्षित हो चाहे शिक्षित हो, ये दोनों के लिए होता है परफॉर्मेंस टेस्ट, जिसे निष्पादन परीक्षण करते हैं, तो ये दोनों के लिए होता है। जबकि ये कह रहा है कि केवल अशिक्षित होते हैं, जो बिना पढ़े लिखे होते हैं, उनके लिए होता है, तो ये कहना गलत होगा। बाकी हम देखें, जैसे एलेक्जेंडर का पास एलोंग परीक्षण एक निष्पादन परीक्षण है, ये बात सही है। शाब्दिक परीक्षण है वो व्यक्तिगत भी होते हैं और सामूहिक भी होते हैं, ये भी बात सही है। चाहे वो शाब्दिक हों चाहे वो आपके अशाब्दिक हों, ये दोनों ही आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो व्यक्तिगत एक सामूहिक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी 4 नंबर ऑप्शन है कि अशाब्दिक परीक्षण में बुद्धि का मापन है चित्रों आकृतियों के द्वारा किया जाता है, ये भी बात सही है। यानी इसमें से जो गलत था वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा था। बाकी आप गिलफोर्ड पढ़ेंगे तो उसका त्रिआयामी सिद्धांत है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा था। इसमें से कह रहा है कौन सा है गिलफोर्ड के त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि के तत्व और उनके आयाम के संबंध में सही नहीं है। देखो, आयाम क्या है और आपके तत्व क्या है, मैं इनकी बात कर लेता हूँ। इस सिद्धांत को मैं आप शुरू से एंड तक बता रहा हूँ, आप ऐसे याद रख सकते हैं तो रख लेना। डायरेक्टली मैं आंसर भी बता सकता था। विमा या आयाम का मतलब होता है, इसमें आपके 3 स्टेप चलेंगे। इससे पहले हम ये बात कर लेते हैं, इस सिद्धांत के अन्य नाम भी है। गिलफोर्ड की त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसमें दे रखा है, आप देख सकते हैं। इसे बोलते हैं 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी। ये गिलफोर्ड की है, ये ध्यान रखना है। इसे त्रिआयामी सिद्धांत बोलते हैं, इसे संरचनात्मक बुद्धि मॉडल बोलते हैं, इसे 3D मॉडल बोलते हैं, इसे COB मॉडल भी बोलते हैं और इसे SOI मॉडल भी बोल देते थे। ये तो इसके हो गए उपनाम। और ये गिलफोर्ड थे, ये आपके USA से संबंधित थे, यानी जो आपकी USA यानी अमेरिका से संबंधित। इनकी बुक ध्यान रखना है, बहुत बार पूछी गई है। इनकी एक बुक थी द नेचर ऑफ ह्यूमन। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल ही देता हूँ, द नेचर ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो ये इसकी बुक थी। एक और थी साइकोमेट्रिक मेथड, एक ये भी ध्यान रख सकते हैं, साइकोमेट्रिक मेथड, ये 2 बुकें थी। ये सिद्धांत दिया कब था? ये दिया गया था 1967 में। अब ध्यान रखना यहाँ से आगे, 67 में इन्होंने 120 खंड बताए थे इसी सिद्धांत में। फिर ये आपके 1977 में जाके ये 150 कर दिए गए। फिर आपके 1988 में है ये आपके 180 कर दिए गए। शुरुआत में 120 थे, लास्ट में 180 कर दिए। ये तो होगी नॉर्मल बात। अब ये सुनना कि जो आयाम होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं इसमें, OCP। ओ का मतलब होता है ऑपरेशनल। ठीक है, ऑपरेशन को हिंदी में कहेंगे आप संक्रिया बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ और ये सिद्धांत निकलेगा यहीं से। फिर उसके बाद है C से हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट, इसे हम हिंदी में कहते हैं विषय वस्तु। और तीसरा है आपका प्रोडक्ट, जिसे आप उत्पाद बोलते हैं। इन्हें ये आयाम थे। इस आयाम में इन्होंने अंदर की इन आयामों में प्रत्येक स्टेप बताए थे कि इनके अंदर क्या क्या आएगा। जो आपका संक्रिया था ऑपरेशन, इसमें आएगा CC डैम। इसका मतलब ये था कि C से हो जाएगा कॉग्निटिव यानी संज्ञान, C से इससे हो जाएगा कन्वर्जेंट, जिसे आप सारी चिंतन बोलते हैं, D से हो जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग, और आपका CC डैम तो इसमें E थी, ध्यान रखना। CC डैम मतलब बोला था तो मैंने CCDEM ये था। E से हो जाएगा इवोल्यूशन, जिसे मूल्यांकन बोलते हैं। लास्ट में M है, इसका मतलब होगा मेमोरी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है
कि किलपोर्ट का ऐसा कौन सा आयाम था जिसमें आपके नए तत्व जोड़े गए थे, यानी किसमें, मेमोरी में। तो यहाँ ध्यान रख सकते हैं, मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ। इसमें आपके एक तो मेमोरी में रिटेन जुड़ा था, जिसे धारण करना कहते हैं, रिटेन। दूसरा शब्द जुड़ा था आपका रिकॉर्ड। इन दो शब्दों को याद रख सकते हैं, ठीक है। ये तो आपके संक्रिया से संबंधित हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये 2 स्टेप दे रखे हैं संक्रिया के, ये आयाम थे। अब इन आयामों में कौन कौन से संबंधित थे ये देखिएगा। जैसे कि संज्ञान है। अब देखो, मैंने शुरुआत में बताया था, क्या बताया कि संक्रिया में शुरुआत का ही वर्ण था संज्ञान, जैसे आप कॉग्निटिव बोलेंगे, तो ये तो संबंधित है। और इसी में मैंने बात की थी, जैसे CCDE, ई मतलब इवोल्यूशन है, जैसे मूल्यांकन कह रहे हैं, तो ये संबंधित हो जाएगा संक्रिया से। अब देखिएगा, ये तो हो गई बात आपकी ऑपरेशन से। दूसरी बात करेंगे, अब जैसे कौन से स्टेप बताए गए थे, जैसे कि मैं बात करूं, व्यवहार बताया गया था, आकृति बताई गई थी, शाब्दिक बताया गया था, और संकेतार्थ। इनकी इंग्लिश याद रखें तो रख सकते हैं। व्यवहार को बिहेवियर बोलेंगे, आकृति को आप फिगर बोलेंगे, शाब्दिक को आप सेमेंटिक्स बोलेंगे, और संकेतार्थ को सिंबॉलिक बोल सकते हैं। इसमें से जो आकृति थी नहीं दूसरे नंबर की, इसमें ध्यान रख सकते हैं, इसमें ऑडियो और आपका विजुअल जोड़ा गया था, ठीक है, ये हो गए। अब देख लीजिएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आप याद रखेंगे 2 2 4 और 2 6 शब्द जोड़े गए थे, जिसे याद रख सकते हो RSCITU। मैं ये यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने बता दिया RSCITU। मैं प्रत्येक का बता देता हूँ। इसमें से आपको यू वाला लास्ट का है ना, यू से बनता है यूनिट। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या देखिएगा, मैंने सब चीज़ समझा दी थी। तो जो आपका उत्पाद था, जो प्रोडक्ट था लास्ट वाला, इसमें जो आपके तत्व थे वो इकाई थी। मैंने बताया था कि RSCIT और यू, तो ये यू है ना, यूनिट, ये इकाई, यानी ये इससे संबंधित हो गया। संक्रिया है, इसमें संज्ञान भी आता है, संक्रिया में मूल्यांकन। जो विषय वस्तु है, इसका कोई भी संबंध से मतलब नहीं है। मैंने आपको बताया था, इसके लिए शब्द यूज किया गया था, आई एम एट कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में मैंने शब्द बताए थे कि व्यवहार आएगा, आकृति आएगी, शाब्दिक आएगा, और संकेतार्थ। इसमें कहीं पर भी संबंध नहीं आ रहा है, इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मैंने बताया था OCP ध्यान रखनी है। जो ओ होते हैं ऑपरेशनल, इसे संक्रिया बोलते हैं। इसमें आपके शब्द थे संज्ञान, अभिसारी, अपसारी, मूल्यांकन, मेमोरी। दूसरा था आपका कॉन्टेक्स्ट, इसे विषय वस्तु बोलते हैं। इसकी ट्रिक है, आप याद रख सकते हो, तो बॉयफ्रेंड डबल एस, यानी इसका मतलब होगा बिहेवियर, फिगर, और आपका सेमेंटिक्स और सिंबॉलिक। प्रोडक्ट की मैं ट्रिक बताई थी RSCITU। इसमें देखो सी से बन, इसमें देखो जो शब्द RSCIT में कौन कौन से थे, जैसे आप याद रख सकते हैं RSCIT और यू। देखो इसमें सी से बनेगा क्लास, ठीक है, ई से बनेगा, आई से बनेगा, जिसे बोलते हैं इम्प्लीफिकेशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है निहितार्थ आशय, और आर से बन जाएगा रिलेशन, और है आपका एस से बन जाएगा सिस्टम, और आपका टी से बन जाएगा ट्रांसमिशन, जैसे आप रूपांतर बोल सकते हैं, यू से बन जाएगा यूनिट। ओवरऑल मैंने सभी चीज़ें बता दी हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी संबंध है वो विषय वस्तु से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बाल केंद्रित अधिगम दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो इसमें से 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी एकल शिक्षण मार्ग। इसका मतलब होता है कि जो भाषण विधि होती है ना, टीचर एकल ही तो होता है, यहाँ पे शिक्षण कराता है, वो तो बोलता ही जाता है, बाकी इनएक्टिव रहते हैं बच्चे, सुन रहे हैं कुछ नहीं सुन रहे हैं। यहाँ पर टीचर एक्टिव है, यानी एकल हो जाएगा शिक्षण। बाकी है सीखने में सार्थक अवसर देना, सतत मूल्यांकन करना, और सुलभ शिक्षण सेटिंग करना। ये सुलभ शिक्षण सेटिंग बहुत ही है, जिसमें जैसे देखा जाए तो ये आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन में आती है, जिसमें आप जो भी चीज़ सिखा रहे हैं बच्चों को, और जो भी संस्था सिखा रही हैं, इसमें अनुभव ये है कि आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं तो बच्चे उसे करके सीखते हैं, यानी उसमें अनुभव इंक्लूड रहता है। तो ये आपकी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसका राइट आंसर हमने बता दिया, 2 नंबर हो जाएगा। ये कह रहा है कि बांडुरा के अनुसार जो आपका प्रेक्षणात्मक सीखने की कौन सी अंतर संबंधित प्रक्रिया नहीं है। ध्यान रखना है, जो अल्बर्ट बांडुरा जी है, इन्होंने दिया था सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, यानी इसने कहा था कि जो भी लर्निंग होती है वो ऑब्जर्वेशन से होती है, जैसे आप समाज में देखोगे उसी के अनुरूप चलेंगे, यानी उस जैसे हम बहुत सारी चीज़ें व्यवहार में अपने में लाते हैं। तो उन्होंने सीखने के ये मॉडल थ्योरी दी थी, यानी मॉडलिंग, यानी जैसे दूसरों के हम देख कर सीखते हैं, उसे मॉडलिंग कहा था। इसमें इन्होंने देखो एक तो बेबी डॉल का उपयोग किया था, बेबी
डॉल, और इन्होंने जोकर का उपयोग किया था। और ठीक है, ये मोस्टली यही पूछे लिए जाते हैं। तो इनमें इन्होंने मॉडलिंग के 4 स्टेप बताए थे। अब वो 4 स्टेप कौन से होते हैं, जैसे कि आप पहली बात अटेंशन, किसी पर ध्यान केंद्रित करोगे। फिर रिटेंशन, उसी ही को दोहराओगे। फिर है यहाँ पे देखो डायरेक्टली, यहाँ पे क्या है कि ये तीसरा स्टेप आएगा। यहाँ पे एक कमी कर दी है एक स्टेप की, वही इनमें एक एक्स्ट्रा जोड़ के पूछ लिया है इन्होंने, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें 4 स्टेप होते हैं। अटेंशन यानी अटेंशन लर्निंग हो जाएगी, यानी अटेंशनल प्रोसेस। दूसरी हो जाएगी रिटेंशनल, जैसे धारणात्मक बोलेंगे। तीसरी कौन सी होगी, फिर तीसरी होगी रिप्रोडक्ट या रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन या रिप्रेजेंट बोल सकते हैं। तो ये पुनरुत्पादन होगी। और चौथे नंबर की होगी प्रेरणात्मक, जिसे मोटिवेशनल प्रोसेस कहते हैं। तो पहली, दूसरी, तीसरी होगी रिप्रोडक्शन, चौथी हो जाएगी प्रेरणात्मक। तो फिर गलत कौन सी है, वो 4 नंबर की हो जाएगी। यही पूछा था ना कौन संबंधित नहीं, तो वो आपके 4 नंबर के ऑप्शन हो जाएगा सही। फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया जो 17 था वो 18 में, कि बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर और दोहराकर वही सीख लेता है तो उसे क्या कहेंगे, उसे मॉडलिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अनुसार घटकी बुद्धि में कौन सा उपघटक सम्मिलित नहीं है। इस क्वेश्चन को वही कर पाएगा जिसे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग अच्छी प्रकार से पढ़ रखा होगा, लेकिन हम बताएंगे आपको इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की बात करेंगे तुम, तो एक चीज़ ध्यान रखना। क्या चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इन्होंने इस सिद्धांत को कहते हैं ट्राइआर्किक थ्योरी। और ये ट्राइआर्किक थ्योरी है, ये आपके रॉबर्ट स्टर्नबर्ग से संबंधित है, जिसने आपका सिद्धांत दिया था, जैसे बोलते हैं ट्राइआर्किक। इसका दूसरा नाम है इन्फॉर्मेशनल प्रोसेसिंग मॉडल, यानी सूचना प्रक्रिया मॉडल। इन्होंने क्या किया था, ये किया था कि इन्होंने एक बुक लिखी थी। कौन सी, वो थी बियॉन्ड ऑफ IQ, बियॉन्ड IQ। इस बुक में इन्होंने बताया था कि हमारे 3 घटक होते हैं मस्तिष्क में। कौन कौन से, देखो मैं नाम लिख देता हूँ। एक तो घटकीय होता है, घटकीय को ही हम, ठीक है, ये ध्यान रखना है। विश्लेषण इंग्लिश में बोलते हैं, इसे एनालिसिस बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था घटकीय क्या विश्लेषण। दूसरा कौन सा स्टेप बताया था, दूसरा बताया था इन्होंने अनुभववादी सृजनात्मक कहते हैं। वाविक है क्या, सही है, वाविक या जिसे हम कह सकते हैं एक्सपीरियंशल या क्रिएटिविटी। तीसरा था संदर्भात्मक। तो संदर्भात्मक इंग्लिश में कह दे देंगे हम कॉन्टेक्स्चुअल। और अगर है इसका उपनाम, क्वेश्चन को पढ़िएगा। इस आपका त्रितंत्र सिद्धांत है, इसके अंतर्गत जो घटकीय बुद्धि है उनमें कौन कौन से उपघटक शामिल नहीं है। घटकीय बुद्धि पहली चीज मैंने बताया, इसके अंदर कौन से उपघटक नहीं है। तो इसके अंदर कौन से उपघटक नहीं है वो मैं बता, मीठा घटक था उसमें, निष्पादन घटक है ना, ये नहीं संबंधित होगा, तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हालांकि मैंने आंसर बता दिया, इसका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अंकगणित डिसेबिलिटी आ जाए, आप डिसकैलकुलिया आप रहेगा, बाकी डिसीजन संबंधित डिसेबिलिटी है। डिसलेक्सिया जो पढ़ने से संबंधित नहीं योग्यता या लर्निंग डिसेबिलिटी बोल सकते हैं। लेखन संबंधी लर्निंग डिसलेक्सिया कहते हैं। लेखन संबंधी बोलिएगा, गलत बोल दिया, माफी चाहूँगा, वो होती है पढ़ने संबंधित डिसेबिलिटी, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था या विकास का सिद्धांत, उनकी 5 अवस्थाओं को सही क्रम बताइएगा। हमने इससे पहले पढ़ा था, इनका शिष्य हुआ करता था एरिक्सन। तो एरिक्सन की हमने 8 अवस्थाएं देखी थी। उन्होंने दिया था सिद्धांत मनोसामाजिक, ठीक है। तो ये आपके सेकंड फ्राइड का ही शिष्य था, ठीक है। तो इन्होंने दिया था मनोलैंगिक, जिसे बोलते हैं साइको एनालिसिस थ्योरी या साइको एनालिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। तो इसकी 5 अवस्थाएं थी, कौन कौन सी थी, देखो मैं लिख देता हूँ, मैंने ये याद कर रखी है। LPG, यानी देखो हालांकि इसमें एक क्रम गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी 5 अवस्थाएं याद हो जाएंगी। O से हो जाएगी ओरल, A से हो जाएगी एनाल, फिर इसके बाद ये L है ना, ये L इधर कर दो, फिर P को आगे ले आई। मैं तो याद करने के लिए ये ट्रिक बनाई थी। P से हो जाएगी फेलिक स्टेज, L से हो जाएगी लेटेंट स्टेज, और G से हो जाएगी जेनिटल। तो इस प्रकार ये 5 कह सकते हैं अवस्थाओं को याद रख सकते हैं। तो जैसे कि इसमें से देख लीजिएगा इंग्लिश में कौन कौन सी, पहले ओरल किस किस में आ रहा है ये देखिएगा। एक तो पहले नंबर की में आ रहा है, एक आ रहा है आपके तीसरे की में।
देखो ओरल के बाद यहाँ पर फेलिक कह दी, जबकि मैंने ओरल के बाद एनल बताई थी, आपको ध्यान होगा, तो ये तो होगी नहीं। फिर बचा है 3 नंबर ऑप्शन, यही हो जाएगी। इनकी उम्र ध्यान रख सकते हैं, जैसे ओरल है इसकी 0 से 1 वर्ष, एनल है इसकी 2 से 3 वर्ष, फेलिक है इसकी 4 से 6 वर्ष, लेटेंट है इसकी 7 से 11 वर्ष, जेनिटल है इसकी यहाँ पे, जेनिटल बोलो या जेनिसियल बोलते हैं ऐसे ही, तो ये हो जाएगी आपकी 13 के वर्ष के बाद जो भी होगी, ठीक है। तो ये है, बाकी इनकी विशेषताएं याद रख सकते हैं। इसमें से देखो मैं इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। जो आपकी फेलिक स्टेट है, वो फेलिक स्टेज है, इसमें आती है आपकी एक तो इलेक्ट्रा ग्रंथि सुनी होगी, जो आपकी कह सकते हैं गर्ल्स में पाई जाती है, इसका अट्रैक्शन हुआ फादर के साथ। एक होती है ऑडिपस, ऑडिपस ग्लैंड होती है, ये बॉय में संबंधित होती है और इसका संबंध होता है माता से, ठीक है। और कई विशेषता है, एक आप लेटेंट भी याद रख सकते हैं, यानी इसमें बच्चे हैं क्रिएटिविटी की ओर चले जाते हैं। बाकी जेनिटल स्टेज में इसमें एक शब्द याद रख सकते हैं, नार्सिसिज्म, ये शब्द पूछा जाता है, यानी स्वयं से प्रेम करना। और ध्यान रखना है ये किशोरावस्था में कम होता है, लेकिन ये ज़्यादातर आपकी शेष अवस्था में ज़्यादा पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पेवलोव या पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक एवं अनुबंधित उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण में कौन सा कालिक क्रम सीखने के सर्वाधिक प्रभावित करेगा। जब आप पावलर के सिद्धांत को पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे सिद्धांत उन्होंने दे दिया, कंप्लीट भी हो गया, तो उनके बाद है कुछ उन्होंने अनुबंधन की विधियां बताई। अनुबंधन की विधियां क्या होती हैं कि बताइएगा। उन्होंने जो पैरोटिस ग्लैंड पे प्रयोग किए थे आपके पावलर ने कुत्ते पर, कि कुत्ते को किस टाइम पे भोजन या घंटी देने, चाहे तो वो भोजन दे दीजिए या घंटी दीजिए, कैसे कैसे देनी है जिससे कि उसकी लार निकल जाए, या कब हम भोजन दें जब से लार ना निकले। तो उन्होंने अनुबंधन की 4 विधियां बताई। वो 4 विधियां ये हैं। पहली थी समकालिक का मतलब, यहाँ पे देखो प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से, इसे कोई तो सिमुलेटेनियस बोलेगा और मैं इसे बोलेगा सिमुलेटेनियस, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक होती है, हालांकि आपको 4 नाम दे रखे हैं, मैं तो इसे ऐसे याद रख रखा है कि एस टी एम को टीवी हुआ। ये अनुबंधन की 4 विधियां हैं। हालांकि इसमें आपके 5 शब्द आ रहे हैं और इसमें 4 दे रखे हैं, तो इसमें से जो साइलेंट है वो एम हो जाएगी। बाकी मैंने तो याद कर रखा है, SDTV ऐसे रख सकते हैं, या STM को टीवी हुआ। ए से बनेगा सुमिलेटियस, डी से बनेगा आपका विलंबित या डिले, और टी से बनेगा आपका ट्रेस, जैसे संकेत कहेंगे, बी से बनेगा बैकवर्ड, ऐसे याद रख सकते हैं। अब इसमें होता क्या है ये सुन लीजिएगा। इसमें से सबसे प्रभावी कौन सा होगा, तो प्रभावी होगा विलंबित। यानी विलंबित क्यों होगा, इसे डिले लर्निंग बोलेंगे, डिले, DELAY, यानी डिले कंडीशनर बोलेंगे, लर्निंग क्यों बोलेंगे, कंडीशनर यानी अनुबंधित। इसका मतलब होता है, सिंपल सा समझो, पहले आप है घंटी दो, घंटी की आवाज़ के 2 या 5 सेकंड बाद है भोजन दो। निश्चित तौर से जैसे घंटी की आवाज़ सुनेगा, ऑलरेडी वो कुत्ता भूखा ही होगा, तो जैसे लाल निकालने लग जाएगा कि भोजन आ रहा है और सही व्यवस्था हो रही है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये होता है। समकालिक का मतलब होता है कि कुत्ते को घंटी और भोजन दोनों एक साथ दे दो, तो उससे वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा कि घंटी की आवाज़ आई तुरंत तो उसका भोजन आ गया, क्योंकि वो पिंजरे में ही बनता ना। तो इस प्रकार के जब प्रयोग किए गए तो ये कोई मतलब का नहीं है, यानी समकालिक का कोई सेंस नहीं आता, क्योंकि घंटी भी साथ ही दे रहे हो, भोजन भी साथ दे रहे हो कुत्ते को। इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन था। अब संकेत का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये था, टेस्ट इसे कंडीशन बोलते हैं, कि कुत्ते को पहले तो घंटी की आवाज़ दे दो, यानी जो CS बोलते हैं घंटी की आवाज़, घंटी को हम CS बोलते थे, ये ध्यान रखना है। कंडीशनल स्टिमुलेट था, और जो भोजन होता था ना उसे बोलते थे हम UCS, इसे बोलते थे अनकंडीशनल स्टिमुलेट। कि इसका मतलब संकेत का मतलब होता है कि उसे CS यानी घंटी की आवाज़ दे दो, इसके बाद भोजन दे ही मत, यानी उसे बहुत समय बाद दो, बीत जाए 1 आध घंटा, तो जो लार पार थी वो सब समाप्त हो जाएगी और मुंह में हो जाएगा उसका सूखा कुत्ते का। तो ये उससे संबंधित था, इसका भी कोई सेंस नहीं था। बाकी पश्चिगामी का मतलब ये है कि पहले भोजन दे दीजिएगा और उसके बाद घंटी दे दीजिएगा, घंटी की आवाज़, तो कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो भोजन खा के आराम से सोएगा। तो ये भी कोई मतलब का नहीं था। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट था वो था विलंबित, पहले आप घंटी की आवाज़ दो, उसके 2-3 सेकंड बाद भोजन दो, तो ये लार से संबंधित था। तो यही सबसे प्रभावी माना गया, बाकी तो सभी बेकार थे, ठीक है। तो ये 4 विधियाँ हैं, ये याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस अवस्था में अमूर्त चिंतन तथा सामान्यीकरण की क्षमता का विकसित किया जाती है या विकसित होती हैं। तो सिंपल था यार, इसमें तो देखो 0 से 2 वर्ष या 1.5 वर्ष, ये 2 से 7 वर्ष, और ये 7 से 11, और ये 11 के बाद, तो इसी में होते हैं आपके, चाहे तो हाइपोथेसिस थिंकिंग हो, चाहे निगमनात्मक यानी जिसे डिडक्टिव थिंकिंग बोलते हो, या और प्रकार की जो भी अच्छे से अच्छे कार्य हों बच्चे कर सकते हैं इसमें, चाहे वो सामान्यीकरण हो, चाहे अमूर्त चिंतन हो, या आप इसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलते हैं, वो भी संबंधित इसी से होती है। ये विशेषता है हर अवस्था की अपनी। तो इसमें जो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है, जो लास्ट स्टेज थी चीन प्याजे की, इसकी ये विशेषता होती है। जैसे अमूर्त चिंतन करना, सामान्यीकरण करना, निगमनात्मक सोचना, डिडक्टिव सोचना, इंडक्टिव सोचना, हाइपोथेसिस थिंकिंग के थ्रू सोचना, ये सभी चीज़ें कर सकता है इस अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। जैसे स्वतंत्र प्रोजेक्ट कार्य देना करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। संवर्धन कार्यक्रम एनरिच प्रोग्राम होते हैं, ये जो प्रतिभाशाली वाले होते हैं उन्हीं के लिए होती है। बाकी उपचारात्मक शिक्षण नहीं कर सकते इसमें, ये उनके लिए होता है जो बच्चे सीख नहीं पाते हैं और सीखने में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, तो उनके उपचार के लिए किया जाता है। ये आपका 3 नंबर ऑप्शन है, यानी जो उपचारात्मक शिक्षण है। इसमें से पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो 3 नंबर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कौन सा है समावेशी शिक्षा के एक सिद्धांत नहीं है। जो पृथक्करण का नियम है ना, इसमें या पृथक्करण का सिद्धांत है, अलग करके पढ़ाइए, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ाना है समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग, सभी को एक साथ रख के। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सहयोग करना, विविधता का जश्न बनाने का सिद्धांत और शिक्षा के अधिकार का सिद्धांत, ये पॉजिटिव है, गलत था वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा तरीका है जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन नहीं करता है। देखो, व्यक्तिगत विभिन्नता आ जाती है तो इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस आ जाते हैं, यानी हर एक अपने तरीके से सीखता है। तो इसमें देखो व्यक्तिगत अनुदेशन भी दे सकते हैं, ठीक है, यानी पर्टिकुलर किसी एक चीज़ में कमी आ रही तो प्रत्येक छात्र को ये अनुदेशन दे सकते हैं। पाठ्यक्रम अनुकूल होना चाहिए बच्चे के अनुसार, उसमें शैक्षिक क्रियाएँ हों, अशैक्षिक क्रियाएँ भी हों, यानी जैसे कि सिर्फ पढ़ने से संबंधित हो, खेलकूद की शिक्षा भी हो, ऐसा आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी करिकुलम। और से विद्यार्थी की क्षमता के ज्ञान हो, ये भी बात पॉजिटिव बात है। जो गलत है वो है विद्यार्थियों को बड़ा समूह, ऐसा इसका कोई लॉजिक नहीं होता, क्योंकि जब आप व्यक्तिगत भिन्नता की बात कर रहे हो तो पर्टिकुलर हर एक व्यक्ति की बात की जाएगी, इसमें बड़े समूह की बात नहीं की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे की आवश्यकता पूरा करने में शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका नहीं होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि उन्हें मुख्य धारा से बाहर नहीं कर रखना चाहिए, केवल यही नेगेटिव था, बाकी सभी पॉजिटिव है पॉइंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि बिना भेदभाव के विद्यालय में प्रवेश देना सही बात है। सुलभ बुनियादी शिक्षा प्रदान करना, ये भी बात सही है। उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करना, ये भी बात सही है। लेकिन मुख्य धारा तो उनकी है ना, उससे ही अलग कर रहे हैं, तो फिर पढ़ाने का मतलब ही क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन वो हैं जो 3 से 4 क्वेश्चन हर परीक्षा में बनते हैं कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन है, गलत बताइएगा। जैसे विकास परिपक्वता एवं बात है, ये सही है। प्रारंभिक विकास तुलना में बाद में विकास अधिक गंभीर होता है, ये गलत है, क्योंकि नींव रखी जाती है शेष अवस्था से। ये अगर प्रारंभिक विकास है, वो ये कहेंगे हम, इस स्टेटमेंट को ऐसे बोल सकते हैं, देखो कि प्रारंभिक विकास वो अधिक गंभीर होता है बाद की उम्र से, आप ऐसे कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं बाद की उम्र से प्रारंभिक विकास है वो बहुत ही अधिक गंभीर होता है या इम्पोर्टेंट होता है। तो इस वजह से ये कथन गलत है, इस वजह से 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी है ऑप्शन नंबर 3, विकास सिर से पैर होता है, जिसे सेपेलुक ऑर्डर कहते हैं। ये ऑर्डर होता है, यानी दिशा को बताता है विकास की, और विकास है केंद्र अच्छे से छोड़ की ओर होता है, जिसे बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। यानी ये तो पहला था सेपेलुक ऑर्डर, दूसरा था प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये दोनों सही थे कथन, और पहला भी गलत था, वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमें नया मिला था, ये इम्पोर्टेंट है, और ये मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन हमने भी नहीं पढ़ा था कि समावेशी से त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हालांकि त्रिआयामी सिद्धांत हम जानते हैं किसका था, 3D मॉडल, जैसे 3 डायमेंशनल थ्योरी बोलते हैं, ये गिलफोर्ड की थी। ये बुद्धि चैप्टर में पढ़ी थी हमने, इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है ये, लेकिन ये बुद्धि से संबंधित है। लेकिन ये कह रहा है समावेशी शिक्षा से, तो इनका नाम आता है ग्रिफिथ, कूपर और रिंग लावेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
ये कह रहा है समाजीकरण का अर्थ क्या होता है कि हम सामाजिक संबंधों में जितनी परिपक्वता आनाई वही समाजीकरण कहलाता है। ये श्रीमती हरलॉक की परिभाषा थी। जब मैं शुरुआत का क्वेश्चन करा रहा था दूसरे या तीसरे नंबर का, तब मैंने बताया था कि एक परिभाषा भी पूछी गई है समाजीकरण से जो श्रीमती हरलॉक से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा।